प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं नागरिक शास्त्र प्रवक्ता श्रीमती उषा कुशवाहा आज आपको भारत में देसी रियासतें हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के विषय में आपको जानकारी देती हूँ। हैदराबाद भारत के केंद्र में स्थित एक विशाल राज्य था। इसकी जनसंख्या 1,40,00,000 थी, जिनमें 35% हिंदू थे। इसका शासक निज़ाम उस्मान अली खान था तथा उसका ब्रिटिश शासन के साथ एक विशेष संबंध था। यह रियासत चारों तरफ से हिंदू बहुल क्षेत्र से घिरी थी। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को एक आज़ाद देश का दर्जा मिले। हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से दुखी थे। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल, जिसे उस समय रजाकार कहा जाता था, रवाना किया। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को मुख्य रूप से अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या व बलात्कार पर उतारू हो गए। सन 1948 के सितंबर माह में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने हेतु हैदराबाद पहुंची। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली तथा इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निज़ाम के आत्मसमर्पण करते ही 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। अब बच्चों, मैं आपको मणिपुर देशी रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ इसकी जानकारी देती हूँ। मणिपुर रियासत का भारत संघ में विलय हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करते हैं। प्रथम बिंदु है भारतीय सरकार और मणिपुर के महाराजा में समझौता। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय पूर्व मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रहेगी। दूसरा जो बिंदु है वह है चुनाव कार्य। जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में चुनाव संपन्न करवाया और मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां संवैधानिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। तीसरा जो बिंदु था राजनीतिक दलों में मतभेद। मणिपुर की विधानसभा के भारत में विलय पर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में सम्मिलित कर दिया जाए, जबकि अन्य राजनीतिक पार्टियां इसके विरुद्ध थीं। जो चौथा बिंदु था अंतिम समझौता और विलय। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता तो प्राप्त हुई। मणिपुर के इस कदम को लेकर जनता में क्रोध और नाराज़गी के भाव उत्पन्न हुए, जिसका प्रभाव वर्तमान में भी देखा जा सकता है। बच्चों, अब मैं जूनागढ़ रियासत का भारत में कैसे विलय हुआ इसके संदर्भ में जानकारी देती हूँ। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित एक छोटी सी रियासत थी। इसका नवाब मुसलमान था तथा जनता प्रमुखतः हिंदू थी। जूनागढ़ का नवाब खान पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था, जिसका वहाँ की जनता ने विरोध किया।
सरदार पटेल भी ऐसा नहीं होना देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ 80% गैर मुस्लिम लोग हैं। उन्होंने इस राज्य में जनमत संग्रह कराने के लिए नवाब पर दबाव डाला। नवाब द्वारा असहमत होने पर जूनागढ़ को 3 जागीरों पर बलपूर्वक कब्जा करने के लिए आदेश दे दिया गया और जनता की सहायता के लिए सरदार पटेल ने सेना को भेजा। जूनागढ़ का दरबार, जो पहले से ही आर्थिक विफलता का सामना कर रहा था, भारतीय सेना का सामना करने की स्थिति में नहीं था। भारतीय सेना के जूनागढ़ पहुंचने पर नवाब पाकिस्तान भाग गया और दिसंबर 1948 में जनमत संग्रह कराया गया और उसमें 99% लोगों ने पाकिस्तान के स्थान पर भारत में सम्मिलित होने के लिए अपनी पसंद को व्यक्त किया। बच्चों, 99% का मतलब होता है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें 99 जो लोग थे वह भारत में सम्मिलित होना चाहते थे। सिर्फ एक व्यक्ति जो है वह पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। इस तरह जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। इस प्रकार लौह पुरुष सरदार पटेल के राजनीतिक कौशल से हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़ जैसी रियासतों का भारत में विलय होना संभव हुआ। बच्चों, धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें, कोरोना को हराएं और भारत को जिताएं। धन्यवाद।